हाँ मुस्ताफी, तो ये क्या है कि देखो इससे मेरा स्टैंड क्या है मैं बताता हूँ आपको। और इसमें फिर मेरा स्टैंड जो है बस अब उसमें आपको या किसी को भी जो ठीक लगता है तो वो सपोर्ट कर सकता है या अपोज करे या अपना कोई सजेशन दे। इतनी चीज हो सकती है, नहीं समझे? या तो समझ गया। हाँ, या तो कोई सजेशन दे, उससे बेहतर क्या हो सकता है ना। तो मेरा इसमें पॉइंट रहता है कि जो एक तो आपने पॉइंट बताया कि जो बाहर से जो आ रहे हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो या अन्य कोई भी रिलीजन हो, उसको अपन सब या शरण दे तो सबको दे, ना दे तो ना दे, ठीक है। तब इसमें मेरा क्या पॉइंट है कि देखो इसमें ये बात को भूल जाओ कि मैं हिंदू हूँ आप मुस्लिम हो, वो मैटर नहीं है, ठीक है। बिल्कुल हिंदुस्तानी, हाँ ठीक है ना, अपन वो मान के चलते हैं अपना कंट्री है एक मिनट के लिए। तो अपनी कंट्री में अपन किसको शरण दें और किसको ना दें, तो मेरा उसमें कंसेप्ट क्या रहता है कि यदि जो बंदा आ रहा है उसके आने का रीजन अगर वहाँ पे कम्युनिटी या गवर्नमेंट द्वारा दमन है, अगर दमन किया जा रहा है, ठीक है, और उस दमन होने के कारण से उसे आना पड़ रहा है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि हमें उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है ना, बात करना। अब मैंने इसमें केवल हिंदू का नहीं लिखा, आपने पढ़ा होगा, तो मैंने लिखा बौद्ध भी आए तो ले लो, ठीक है, और सिख, हाँ सिख भी आए तो ले लो, ठीक है ना। अब मैंने ना लिखा कि मैंने बोला लेकिन अच्छा, अब उसके अंदर मैंने दो शब्द ये मतलब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, किसको मैं घुसपैठिया कहूंगा और किसको मैं इन्फिल्ट्रेटर कहूंगा। तो अब जैसे पहले हम कंसिडर करें, पहली आवक होती है हमारे को पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर में जो हिंदू कम्युनिटी है, ठीक है ना, वहाँ से उसे क्यों आना पड़ रहा है उसका रीजन देता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था 1947 के समय पे जो डिवाइडेशन आया, उस समय वहाँ पे आबादी थी कुछ 18 या 20% हिंदू आबादी रही थी, या शायद 15 से 20 के बीच में थी, मैं वो एग्जैक्ट आंकड़ा ध्यान नहीं, ठीक है। पर मैंने नहीं पढ़ा, 17-18% करीब थी, हाँ उतनी थी, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे अब हार्डलाइनर जो थे उनका डोमिनेशन ज्यादा रहा। मतलब पाकिस्तान के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दो मोटी प्रॉब्लम है। एक तो वहाँ क्या है, डेमोक्रेसी कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाई आज तक, वहाँ पे आर्मी रूल आ जाता है बार बार। और दूसरा क्या हुआ कि वहाँ की सेना ज्यादा मजबूत हो गई है। जब सेना मजबूत हो जाती है तो सेना के जनरल वगैरह को तो चुनाव में नहीं जाना पड़ता। तो उसके कारण क्या होता है, जिस देश में सेना ज्यादा मजबूत हो जाएगी तो उसके जो ऊपर के 150 जो एलीट होती है सेना की, जनरल हुए, उनको कोई भी विदेशी लोग पैसा भेजना शुरू करेंगे तो सेना उसके फेवर में, उसके अफसर उनके इशारों पे काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। मतलब अंडर कंट्रोल हो जाएगी पूरी सिचुएशन। हाँ, उसके कारण क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को दो ग्रुप डोमिनेट करते हैं। पहला तो करता है कि ये सऊदी अरब, ठीक है ना। अब यहाँ सऊदी अरब से मेरा मतलब कैसे है कि सऊदी अरब से मतलब है कि वहाबी विचारधारा, ठीक है ना। तब जो उनकी वहाबी विचारधारा है, जैसे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें कई सारे फिक्रे हैं, ठीक है ना। हाँ, कई बहुत सारे, हाँ, उसके उन फिरकों में एक ये वहाबी है, ठीक है ना। और वहाबी है वो कंपेरेटिवली हार्ड लाइनर है, ठीक है। और उसके दूसरा क्या है कि वहाबी मतलब विचारधारा कोई भी हो, वो ताकतवर बनेगी तो उसको देखना पड़ता है, वरना तो नहीं देखना पड़ेगा ना। तो अब सऊदी अरेबिया के पास क्या है कि वहाँ पे तेल निकल आया 1960-70 में, तो तेल निकलने के कारण उनके पास में काफी वेल्थ आ गई है, ठीक है ना। उनके पास डॉलर भी है और अब मिलिट्री तो है नहीं सऊदी अरेबिया के पास, लेकिन उसके बाद में काफी बड़ी मात्रा में डॉलर और तेल आ गया। तो उसकी वजह से क्या है, उनकी बार्गेनिंग करने की कैपेसिटी, इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी बढ़ गई है वहाबियों की। तो अब सऊदी अरेबिया जो है वो कंट्री छोटी सी है, लेकिन उनके पास इतना पैसा है, एक्सेस मनी, कि वो अपनी विचारधारा को स्प्रेड कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के अंदर उनका काफी मजबूत और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है आज सऊदी अरेबिया। दूसरा क्या है, पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसके अंदर जो टॉप
उसकी ब्रास है उनके ऊपर पूरा अमेरिकन और ब्रिटिश एलिट का कंट्रोल है, क्योंकि सेना को हथियार जो आते हैं वो सब अमेरिकी ब्रिटिश कंपनियों से आते हैं वहां पे भी। तो अब देखो अब रिजल्ट क्या निकला, इसका नतीजा क्या निकला कि वहां पे जो 17-18% की हिंदू पॉपुलेशन थी उसको अभी वो पॉपुलेशन 1% है, मतलब 1% पे आ गई। ठीक है, तो भाई ये 17% कहाँ गायब हो गए? तो उनके साथ दो चीज हुई, या तो उनको मार दिया गया है या फिर वो उनको कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, अब ये कन्वर्ट किया गया है, अब इसके पीछे भी मेरा फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग आता है, वो मैं फिर कहूंगा आपसे। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि इफेक्टिवली क्या हुआ कि वहां पे हिंदू जो थे उनको, अगर वो हिंदू वहां से कोई आ रहे हैं, अब वो हिंदू होना तो एक इत्तेफाक है, हाँ वो मजबूर है, वो परेशान हो गए। हाँ, वो किसी मजहब से उससे हाँ उससे मतलब नहीं है, पर उनपे जो दमन है वो दमन, मतलब भाई आज कोई दमन के कारण उसके बाद ऑप्शन दो बचेंगे, या तो उसे वहां पे भागना पड़ेगा और या फिर उसे मरना पड़ेगा, और या फिर उसे कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब मैं आपको सेम इंसिडेंट बताता हूँ, जैसे गोवा है, ये जो गोवा है ना, गोवा देश आजाद होने के बाद में पुर्तगाल के कंट्रोल के अंदर था गोवा पूरा। तो उस समय जब वहां पे गुआनी इंक्विजिशन हुआ था, वो पूरा मिशन सिंह के कंट्रोल में था जब गोवा, तो वहां से जो मुस्लिम थे गोवा में और जो हिंदू थे, वो दोनों को गोवा छोड़ के भागना पड़ा था, वरना वो सीधा जिंदा ही जला देते थे। आप गूगल करना गुआनी इंक्विजिशन तो आपको खबर मिलेगी। तो उस समय हिंदू और मुस्लिम साथ में भाग रहे थे गोवा से। और उन्होंने, आप गूगल करोगे तो बहुत डिटेल मिलेगी, उन्होंने पूरे रिकॉर्ड रखे हुए थे उसके, जिनको बाद में 1930-35 के आसपास उन्होंने सारे रिकॉर्ड भी जला दिए कि हमने इतने लोगों को जलाया, ऐसे मारा, और इतने कन्वर्ट हुए, इतने ऐसे हुए, ऐसे करके हुआ। बाद में 55 या 60 के आसपास गोवा जो है वो वापिस से पुर्तगाल की डोमिनेशन से बाहर आया आजादी के बाद। तो अब क्या होगा, मेरा क्या पॉइंट रहता है, कहीं पे यदि धर्म के आधार पे कहीं पे किसी कम्युनिटी को जब भी प्रताड़ित किया जाएगा, ठीक है, और उसके कारण से उसके बाद ऑप्शन नहीं बचा है, तो वो अपनी स्वाभाविक शरण की ओर जाता है। जैसे आप दुनिया में कहीं पे भी यहूदियों पे दमन करोगे तो उसकी स्वाभाविक जगह है कि वो इजराइल लौटेगा, क्योंकि वो उसकी जड़ है ना। बिल्कुल सही बात है, वो वहीं पे लौटना है उसको, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ से इंडियन मुस्लिम है, कोई 100, 200, 500, 1000 की कम्युनिटी है, वो आज के 30 साल पहले मैं कह रहा हूँ कि वो कम्युनिटी यहाँ से जाके लंका में बस गई, वहां पे उन्होंने कारोबार खड़े कर लिए अपने, और अब लंका में अगर जो वहाँ के तमिल हैं, वो है, वो लोग अगर उन पे दमन करना शुरू करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी, तो इस कारण से या तो तुम ये कन्वर्ट हो जाओ और या फिर हम तुम्हें मार देंगे, तो उनको जब भागना पड़ेगा तो उनके स्वाभाविक शरण स्थली जो है वो सऊदी अरेबिया या बांग्लादेश या पाकिस्तान नहीं है, उनके स्वाभाविक शरण स्थली भारत है। बिल्कुल बाहर ही आएंगे। तो जब वो आएंगे तो मैं उन्हें इन्फिल्ट्रेटर नहीं कहता हूँ, मैं तब उन्हें रिफ्यूजी यानी शरणार्थी कहूंगा। अब क्या हो रहा है, अब समझो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी थी उस कम्युनिटी सेक्ट का परसेंटेज 18-17 से गिर के 50 साल में आया 1%। वो अपने आप में एक फैक्ट है, उस पर डिबेट की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में ये साबित करता है कि वहाँ पे बड़े पैमाने पे दमन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, सही बात है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर वो लोग भारत में आएंगे तो हमको उन्हें शरण देना, वो जेन्युइन स्टैंड है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लो बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश के अंदर भी वही स्थिति है कि बांग्लादेश का आप डेटा निकालो, वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी थी उसके अंदर भी डाउनफॉल पाकिस्तान की तरह आ गया। तो अभी बांग्लादेश में एक बर्मा में, ठीक है, बर्मा में, बांग्लादेश में, या वहाँ जब वहाँ पे इस तरीके का होगा जहाँ पे उनका मतलब जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में चली गई है, और उसके साथ में जब ऐसा होगा तो मेरा पॉइंट रहता है कि आप
रिफ्यूजी हो, लेकिन हम उसी को शरण दे सकते हैं जो हमारा रिफ्यूजी है। भाई हम बात समझ रहे हो ना आप मेरी? भाई जैसे रशिया है, रशिया में स्लाव है, ठीक है ना, वहां पे ज्यादातर कम्युनिटी स्लाव कम्युनिटी है। अब स्लाव कम्युनिटी कहीं पे रहती है लंका में या बर्मा में, और उसको अगर दमन हो रहा है तो हम स्लाव को थोड़ी रिफ्यूजी कहेंगे। भाई तुम्हारी भारत तुम्हारा स्वाभाविक शरण स्थली नहीं है, तुम रशिया जाओ। सही बात है, सिंपल सी बात है। सिंपल है ना। लेकिन जो कम्युनिटी भारत की है, अब जैसे भारत में 1947 के बाद में जो मुस्लिम भारत में रह गए, मैं मानता हूँ वो भारत की कम्युनिटी है। बिल्कुल। वो अगर कहीं जा रहे हैं वो फिर अगर कोई परेशानी होती वापस आएंगे तो रिसीव करना चाहिए हमको। हाँ, अगर भारत के मुस्लिम 1947 के बाद जो मुस्लिम भारत में रहे वो अगर भारत से बाहर गए, उनसे दमन हुआ, तो हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। और आगे भी आज भी कोई जा रहा है, भाई आज भारत के कोई सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, कोई मुस्लिम फ्रांस में रह रहे हैं, सब जगह रह रहे हैं, ठीक है ना। अगर उनके साथ में कुछ होता है तो वो भारत में आएंगे, तो वो इन्फिल्ट्रेटर नहीं है, हम उन्हें एक्सेप्ट करना ही है, क्योंकि उनकी जगह तो यही है ना। और 47 से पहले जो 47 से यहाँ रह रहा है वो यहाँ पे 800 सालों से रह रहा है। जो भी यहाँ 47 से रह रहा है भारत में, वो 800 सालों से यही रह रहा है एक्चुअली। बिल्कुल ठीक है। तो अब बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी है, इसलिए वहां से जो आएगा बांग्लादेश से, उसको मैं कहूंगा रिफ्यूजी है। बौद्ध आएगा वो भी रिफ्यूजी है। और पाकिस्तान में सिख आएगा तो सिख भी माइनॉरिटी है वहां पे। तो माइनॉरिटी को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए और करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे केस आता है कि मुस्लिम को मैं इन्फिल्ट्रेटर क्यों कह रहा हूँ। वो इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी भारत के अंदर आती है, पहली बात तो उसके आने की कोई जेन्युइन वजह ही नहीं है। देखो, इमिग्रेशन जो होता है मुश्ताक जी, उसके पीछे हमें पहले देखना पड़ेगा कि इमिग्रेशन के पीछे वजह क्या। कि वजह मजबूरी है रोजगार की, मजबूरी है दमन की। जैसे यहाँ से भारत से कई मुस्लिम या जाते हैं सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, मलेशिया सिंगापुर में काम करते हैं, तो वो उनको वहाँ पे इन्फिल्ट्रेटर क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो रोजगार के लिए आए हैं। वो दमन से नहीं, अपन यहाँ से दमन के कारण नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये अब बांग्लादेश में जब मेजोरिटी मुस्लिम है तो वहाँ से आने वाला तो दमन का शिकार नहीं है। सही बात है। तो हम अब क्या पोजीशन बनती है कि अगर हमने अलाउ करना शुरू किया तो जब भी कोई आदमी विदाउट पासपोर्ट के, बिना किसी दमन के, और अगर हमारी इकोनॉमी में घुस रहा है, और वो संख्या अगर करोड़ों में जाएगी, अभी 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, अगर वो संख्या करोड़ों में जाएगी तो हमारी इकोनॉमी, पहली बात तो इकोनॉमी बैठ जाएगी। सही बात है। दूसरी चीज क्या होगी कि जो सीमावर्ती इलाके हैं उसके अंदर अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई, पाकिस्तानी घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई, मतलब वहां से घुसपैठिया मतलब है कि जिसके पास कोई जायज वजह नहीं है, हम रखे उसकी वजह नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो वो जब आएगा तो ऐसे लोगों में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी आंखों देखी हुई चीजें हैं। मैं क्या कलकत्ते रहा हूँ 2 साल, तो वहां पे मैंने क्या नोटिस में किया है कि अब ये जो बांग्लादेशी मतलब पाकिस्तान से भी जो इन्फिल्ट्रेटर आते हैं घुसपैठिए, तो वो बांग्लादेश रूट से ही आते हैं, क्योंकि उधर सीमा है, वो कुछ है ही नहीं। आप 1 मिनट में आ जाओ, 1 मिनट में चले जाओ, वो हालत होती है। तो होता है, अब मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि वहां से जो लोग आते हैं उनके वहाँ राशन कार्ड बन जाते हैं, वोटर कार्ड बन जाते हैं, और वो पूरी एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं, आपस में सब कनेक्टेड है। मतलब 500 लोग हैं तो 500 आपस में कनेक्टेड होते हैं। उनके पास में अपना एक कम्युनिटी लीडर भी होता है, और उनके कनेक्शन बांग्लादेश से भी हैं, और अल्टीमेटली पैसा जो आता है वो सऊदी अरेबिया से भी आता है, और इस तरीके का सेटअप है। उनके कनेक्शन नक्सलियों से भी होते हैं कभी कभी। अब होता क्या है, अगर वो कम्युनिटी जो हमारे कंट्री की नहीं है, अब यहाँ पे वो बड़ी चिंता चालू होती है मेरी। अब क्या होता है, ऐसी कम्युनिटी जिनका अपने से कोई लेना देना ही नहीं है, वो कम्युनिटी जब हमारे यहाँ घुसी है और उनको
एक पॉइंट के बाद, आज के 10 साल, 5 साल, 15 साल बाद में, जब उनको हथियार आना शुरू होंगे, वो हथियार आएंगे चाइना से या बांग्लादेश से। उसका रीजन देता हूँ अब मैं आपको। बांग्लादेश की भाषा है बांग्ला और बंगाल की भाषा है बांग्ला। हाँ सेम। और बंगाल का बांग्लादेश का क्लाइमेट एक जैसा है। और एक्चुअली के अंदर जो पहले का बंगाल था, आज के 50 साल पहले की, 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो आजादी से पहले की जो बंगाल था, ठीक है ना, शायद 1912 या 15 में बंग भंग हुआ था जब बंगाल को के टुकड़े हुए थे। उसके पहले तक बांग्लादेश का पूरा हिस्सा, असम का हिस्सा, आपका ये हिस्सा, बंगाल का हिस्सा, ये पूरे के पूरे को बंगाल कहा जाता था। तो बहुत बड़ा हिस्सा था उस टाइम। हाँ, तो अब बंगाल जो है उसमें अभी भी मुस्लिम का परसेंटेज अच्छा है, ठीक है। बांग्लादेश में मुस्लिम का ही है, भाषा उनकी एक जैसी है, रहन सहन वो सब एक जैसा है। तो एक पोटेंशियल ये है कि हमें बंगाल खोना पड़ सकता है अगर वहाँ पे एक बड़े पैमाने पे आपस की कम्युनिटी में युद्ध होता है, गृह युद्ध। वो कब हो सकता है? जब अगर वहाँ पे घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जाए। अब मैं आपको एक रियल इंसिडेंट देता हूँ। 2012 की घटना है, गूगल करोगे आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। एक पूरा टाउन जो होता है 1.5 से 2 लाख लोगों की आबादी का टाउन, असम के अंदर उतने बड़े टाउन पे बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हमला किया था, कुछ 10 से 15 हजार लोगों ने। और वो पूरे टाउन को उन्होंने कब्जे में लिया और उस टाउन के अंदर जितने भी मुस्लिम और हिंदू रहते थे, वो सबको वहां से अपना घर बार छोड़ के, अपना सामान लाद के कश्मीरी पंडितों की तरह भागना पड़ा था। ये 2012 की घटना बता रहा हूँ। और उसके अंदर उन्होंने कम से कम 2 से 3 हजार लोगों को मारा। बात मतलब झगड़ा स्टार्ट हुआ था वैसे ही इसी मुद्दे पे। माउंट होता गया, बदले बदले में चलता रहा। 3-4 महीने टेंशन चली। बाद में उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से, उनके पास में क्या वेपन्स थे और जो उनको सीमा पार से वेपन्स आ गए, तो उन्होंने हमला किया और वो पूरा का पूरा टाउन की स्थिति ये हो गई थी। ये 2012 की बात है। तो अब वहाँ क्या हुआ? वहाँ से भारत के हिंदू और मुस्लिम को बाहर के इन्फिल्ट्रेटर ने, अब वो इन्फिल्ट्रेटर मुस्लिम थे, वो इत्तेफाक है, पर वो उन इन्फिल्ट्रेटर्स ने वहां पे मार पीट के भगा दिया। अब हो क्या रहा है कि ये संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब ये ऐसा टाइम बम है, ये माउंट होता जा रहा है। पिछले 25 साल से इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। बंगाल में, असम में, बिहार के सीमावर्ती इलाकों में और पूर्वोत्तर पूरा अरुणाचल और इधर का जो हिस्सा है, उधर का आप डेमोग्राफी स्ट्रक्चर देखो तो उसके अंदर आपको ये चीज साफ तौर पे मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब भी ऐसा मतलब अब देखो, ये जो आते हैं ना, इनके पास में जमीन नहीं होती है, इनके पास में पैसा नहीं होता, जमीन नहीं होती, इनके पास में कुछ भी नहीं होता है। तो ये जीवन तो इनका स्टार्ट होगा रिफ्यूजी कैंप से। लेकिन जो एकदम से खाना बदोश हालत के अंदर जब ये करोड़ों लोग हैं, तो इनके पास में, इनको अगर मौका मिलेगा तो ये किसी भी हद तक वायलेंस पे आएंगे। और वो वायलेंस जब आता है तो प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है कि जब बाहर के लोग यहाँ आके अपनी जमावट बना के जब वायलेंस शुरू करेंगे, तो मेरे शहर में जो हिंदू मुस्लिम आपस में रह रहे हैं, उस कम्युनिटी के बीच में तनाव खड़ा होगा। मेरा पॉइंट ये है। मतलब गोधरा में अगर प्रॉब्लम खड़ी होगी तो उसका रिफ्लेक्शन पूरे भारत की हिंदू मुस्लिम की कम्युनिटी में तनाव के रूप में आएगा। और अगर ये बढ़ता गया तो वो तनाव एक आंतरिक गृह युद्ध में बदल जाएगा। तो क्या मुझे लग रहा है जैसे तेजी से, हाँ, वो हो रहा, कंटिन्यू हो रहा। वो बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी तब तक वो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। वो पूरा एजेंडा है पूरा उनका, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक बड़े पैमाने पे गृह युद्ध करवाना है। ये उस एजेंडे के ऊपर पूरा बीजेपी का पूरा एजेंडा उसी पे काम करता है, ठीक है ना। हाँ, वो मैंने पढ़ा था आपकी बहुत पुरानी पोस्ट में, मैंने ये पढ़ा था, बहुत पुरानी पोस्ट में ये चीज मैंने पढ़ी थी। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, ये 4-5 साल पहले से ही ये साफ नजर आ रहा है। कोई अगर बीजेपी आएगी तो हिंदू मुस्लिमों के बीच में इतने बड़े पैमाने पे गृह युद्ध होगा जिसके अंदर मतलब लाखों की संख्या में गले कटेंगे लोगों के, मुस्लिम के भी फर्स्ट राउंड में, और सेकंड मतलब फर्स्ट राउंड में हिंदुओं के कटेंगे और सेकंड राउंड में बहुत बड़े पैमाने पे मुस्लिम कम्युनिटी के गले कटेंगे। उसका रीजन है कि हिंदू मेजोरिटी के अंदर है। मतलब तो उसमें क्या होगा?
अब देखो, आप मेरे पोस्ट देखो, तो उसके अंदर मैं ये बात बोलते रहता हूँ बार बार कि भाई मतलब हो क्या रहा है खेल में बताता हूँ। खेल क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1000 हिंदू और 1000 मुस्लिम आराम से रह रहे हैं अगर, लेकिन ये जो 100 लोग आ रहे हैं ना, ये 100 लोग जब हंगामा करेंगे और करते हैं, तो मतलब इन 100 में से 10 लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, बात समझना। तो वो जो 1000 लोग हैं जो यहाँ के भारत के मुस्लिम हैं, वो एक नजर में घृणा के पात्र बन जाते हैं कि ये देशद्रोही है, क्योंकि वो कनेक्ट हो जाता है ना उससे कि ये भी मुस्लिम है, ये पाकिस्तान परस्त है। भाई पाकिस्तान परस्त होते थे तो पाकिस्तान चले जाते थे 47 में ना, वो तो नहीं गए, तो वो तो यहाँ के। लेकिन वो क्या है, ये पूरा एक डिजाइन है। मतलब यूं समझो आप कि अगर हिंदू और मुस्लिम भारत में है तो किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिटिकली गिमिक खेल के इन्हें आपस में लड़ाया नहीं जा सकेगा। उसका वजह देता हूं मैं आपको, वो क्यों नहीं संभव है। वो इसलिए संभव नहीं है कि राजनीतिक तौर के ऊपर बीजेपी ने ध्रुवीकरण यानी एक अलग थलग सियासत के तौर पे उन्होंने अलग थलग कम्युनिटी को कर दिया। मतलब हिंदू इधर आ जाओ, मुस्लिम उधर चले जाओ। पर ये जो विभाजन किया उन्होंने, ये विभाजन बीजेपी की औकात में नहीं है, उसकी हैसियत में नहीं है कि वो ये विभाजन इकोनॉमी लेवल पे कर पाएगी। इकोनॉमी लेवल से मतलब ये होता है कि आज अगर मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मैं ये देखना शुरू करूं कि मैं किसी मुस्लिम व्यक्ति को काम ले लूंगा। मतलब मैं अगर मेरा घर पे जो ठेकेदार है वो अगर मैं देखता हूँ कि ये तो मुस्लिम है तो मैं इसे काम नहीं दूंगा। जब भी ये चीज अगर मतलब इसको बोलते हैं इकोनॉमिक बाइकाट। अगर इकोनॉमिकल बाइकाट जिस दिन आया इस कंट्री में हिंदू मुस्लिम के बीच, खत्म। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। फिर क्यों नहीं कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि रोजगार चला गया तो वो फिर किसी भी लेवल पे आएंगे ना फिर। लेकिन ये चीज मैंने जितनी देखी है बहुत गहराई से समझा है मैंने इस बात को कि ये करना किसी पार्टी के बूते में नहीं है एक्चुअली। मतलब एक्चुअली में ताना बाना बहुत गहरा है। मतलब यहाँ के हिंदुओं में राजनीतिक वोटिंग को छोड़ दो, बीजेपी का भी 5-7 साल का शासन छोड़ दो, तो छिटपुट तनाव तो होते रहते हैं, भीलवाड़ा में भी होते हैं, गुजरात में भी होते ही रहते हैं। लेकिन उस कभी भी किसी तनाव के कारण पिछले 50 साल की हिस्ट्री में कभी भी इकोनॉमिकल बाइकआउट नहीं आता है। नहीं आता। मैंने देखिए कई पोस्ट भी ऐसी देखी है, किया जाना चाहिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया, लेकिन वो इफेक्ट कभी नहीं देखी। मैंने इसकी इफेक्ट आएगी नहीं। और मैं तो क्या करता हूँ, देखो मैंने कुछ 2-3 लोग हैं ऐसे जिनके वाल पे जिन्होंने ये पोस्ट रखी, तो मैं सीधा उसको तुरंत मैसेज करता हूँ और उसको बोल देता हूँ ये तेने जो पोस्ट करी है इससे मेरे को आर्गुमेंट भी नहीं करनी है और मैं ये पोस्ट तेरी देखी है मैंने, अभी मैं तेरे को ब्लॉक कर रहा हूँ। मतलब मैं तुरंत ब्लॉक ही कर देता हूँ ऐसे बंदे को, क्योंकि मेरे को पता है वो ऐसे बम में आग लगा रहा है जो बम पूरी इंडिया को उड़ा देगा। ठीक है। हाँ, अगर समझो 2 इंच में देश ज्यादा है तो फिर तो मतलब पूरा देश खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ, वो पूरा हो जाएगा वो। तो अब क्या होता है कि तो पर मैंने एक चीज देखी, क्या देखी कि आज भी जो इवन जहाँ दंगे होते हैं ना, जैसे मैं मतलब आपको भीलवाड़ा की बात करूँ ना मैं, तो भीलवाड़ा जो है हाईली सेंसिटिव एरिया में आता है और यहाँ पे हर महीने एक न एक बार इंटरनेट ऑफ हो जाता है और हर 2-4 महीने में यहाँ पे कर्फ्यू जैसे हालात आते रहते हैं, दंगा होता रहता है हिंदू मुस्लिम। अच्छा, ऐसा भीलवाड़ा में भी होता है? हाँ, भीलवाड़ा में कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है ना। तो अब होता क्या है, इवन जब भी ऐसा होता है ना, फिर भी आप ये चीज देखोगे कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो मुस्लिम लोगों को का इकोनॉमिकली बाइकआउट नहीं करती और मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू का बाइकआउट नहीं करती। मतलब वो ये चीज नहीं देखते कभी उस समय भी क्या नहीं इससे मेरे को इसको रोजगार नहीं दूंगा, नहीं समझे। तो जैसे यहाँ पे आप देखो, जैसे हमारे यहाँ पे जो पेंट वगैरह का कारोबार है, मतलब ये एशियन पेंट वगैरह की, तो यहाँ पे 2-3 पार्टी बहुत बड़ी है। जैसे एक हाजी अल्लाह बख्श का सबसे बड़ा नाम है, एक सेठी का है और एक नारायणीवाल जी का है। तो जब
जब एक उनका सीजन शुरू होगा तो बराबर भीड़ तीनों में बराबर मिलेगी। और दंगा होने के बाद अगले दिन भी कभी दुकान खुलेगी तो वापस तीनों में बराबर मिलेगी। अब मैंने कई ऐसे कारोबारियों से बात करी इस चीज को समझने के लिए। मैंने कहा यार ऐसा जब भी तनाव आता है या इलेक्शन के टाइम पे जब ऐसे धाधु होती है तो आपके यहाँ क्या बिक्री में कमी आती है क्या? तो बोलते हैं नहीं, कभी नहीं आती है। इवन बीजेपी संघ के लोग हैं वो भी हमारे यहीं से सामान खरीदते हैं। मतलब नहीं, ये तो यहाँ भी देखा है मैंने, यहाँ भी देखा है। हाँ, अहमदाबाद में भी देखता हूँ, मैं गुजरात में भी देखता हूँ। हाँ, और मतलब कहीं पे कोई कंपनी में साथ में काम कर रहे हैं, किसी के अंदर कोई है तो साथी हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, वो आपस में अपना काम में लगे हुए हैं, पार्टनरशिप बना रखी है, करते रहते हैं। हाँ, सही धंधे में पार्टनरशिप है, सही बात है। तो देखो मैं क्या देखता हूँ, किसी कम्युनिटी में जहाँ पे ये ज्वाइंट बना रहेगा ना जब तक वो ये संकेत है कि जो तनाव है ना वो जैसे जैसे एक लहर आती है ना समंदर में, वो हवा से जब लहर आती है तो वो 2-5 फुट ऊपर का पानी हिलता है, नीचे का तो नहीं हिलता है ना, नहीं हिलता। और इसीलिए वो पानी बाहर नहीं आ पाता समंदर से, क्योंकि लेकिन एक सर मैं सवाल इसमें आपके बीच में माफ करना मैं पूछना चाहता हूँ आपको। हाँ, कि क्या पूरे इतने बड़े देश है हमारा, इतने अच्छे मतलब समझो ज्ञानी लोग हमारे देश में आज भी मौजूद है, तो क्या इनमें से कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रहा कि इस चीज को मतलब रोका जाए? नहीं, जरूर किसी की तरफ जा रहा है तो उसको मतलब कहीं ना कहीं उसको टोका जाए, मतलब किसी तरीके से इस चीज को रोका जाए। देखो इसमें ऐसा है कि वो कोशिश जो करनी है अगर तो वो करनी पड़ेगी एक्टिविस्ट को। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी रहेगी ना, कोई एनजीओ है, पॉलिटिकल पार्टी है, मीडिया समूह है, वो सब लोग इस नजर से, उनकी नजर कैसे होती है, मतलब मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, उनकी नजर सोल्यूशन नहीं होती है। आप कोई काम शुरू करो, कोई भी, मान लो आप जो भी काम करते हो, आपका उस काम में टारगेट क्या रहता है? काम बढ़ाना ही रहेगा ना, बिल्कुल, मतलब काम बढ़ाना टारगेट रहेगा, ठीक है। उसमें काम का हर्ज आप नहीं देखोगे बस, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी रहती है ना, उनका टारगेट सत्ता में आना ही होता है, तो वो उस चश्मे से ही चीज देखते हैं कि भाई ये समस्या है, पर ये समस्या से हमको खतरा है क्या, हमारे वोट में नुकसान होता है क्या कि नहीं होता है? तो नहीं होता है तो फिर वो उस एजेंडे पे काम करेंगे जिससे उनको फायदा होगा। तो उनका नुकसान हो जाए तो होता है, उनका एटीट्यूड वोट वाला ही रहेगा। तो ये काम अगर किसी को करना है तो वो एक्टिविस्ट का काम होता है। एक्टिविस्ट को बोलते हैं जो किसी कंट्री का ऐसा नागरिक है जो कि देश का एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने या समस्याओं का समाधान कैसे आएगा उसके ऊपर अपनी सीमाओं में जितना हो काम करता है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती, पॉलिटिकल पार्टी का टारगेट तो अलग रहेगा अल्टीमेटली। तो एक्टिविस्ट कौन हो सकते हैं? अपने आसपास जो लोग कम्युनिटी सर्विस नहीं करते, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, कोई भी कर रहा है, कभी ये कानून आना चाहिए, वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आना चाहिए, तो उससे ये हल हो सकता है। किसी पार्टी के भरोसे पे नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो जैसे एग्जाम्पल है भाई, हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ता है तो बीजेपी के वोट बढ़ते हैं, नो डाउट, ठीक है ना, सही बात। तो अभी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि भाई मेरे को जितना दिखता है और नजर आता है, तो मोदी जो पीएम बना उसका 50 से 60 सीट कम होनी चाहिए एक्चुअली, 220 सीट आनी थी मोदी को, लेकिन 3 घटनाएं थी, उन 3 घटनाओं ने उसको लगभग 60-70 सीटें बढ़ा के दे दी। पहली घटना क्या हुई कि उसने बीजेपी ने ओवैसी को तैयार किया कि भाई तुम ऐसा मोदी के खिलाफ भाषण दो, तो ओवैसी तैयार हो गया और उसने जो भाषण दिया वो भाषण को बाद में पूरे देश में सर्कुलेट किया, यूपी व्हाट्सएप और इसके थ्रू, बीजेपी जो IT सेल डिपार्टमेंट में, हाँ, तो वायरल किया उसको। हाँ, तो वो जितने लोग देखते जाएंगे वो बीजेपी का वोट बनता जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा वोट, लगभग 1.5-2 करोड़ वोट केवल वो एक उस पैतरे से बीजेपी को आए। दूसरा पैतरा जो है कि भाई उन्होंने मीडिया को राजी किया कि भाई आप इधर में ये पूरे देश को दिखाओ कि भाई मैं टोपी नहीं पहनने वाला हूँ, ठीक है।
तो वो टोपी नहीं पहनने वाला, वो भी पूरे भारत को दिखाया उन्होंने मीडिया में, तो उसकी वजह से भी उसको 1-1.5 करोड़ वोट जुड़ गए। और तीसरा जो काम किया उसने कि मीडिया को पैसा दिया कि भाई गोधरा को जिंदा करो। जिंदा से मेरा मतलब होता है कि भाई 15 साल पुरानी एक घटना घट गई, लोग भूल गए, तो तुम उसे जिंदा करके दिखाओ वापस, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आज के कुछ 2002 की बात कर रहा हूँ मैं, उड़ीसा के अंदर दारा सिंह ने ग्राहम स्टेन्स और टिमोथी स्टेन्स और ऐसे करके उसका एक और बच्चा नाम में भूल गया, उनको और दो बच्चे भी उसके साथ उसके। हाँ, वो चार जनों को जिंदा जला दिया था दारा सिंह ने, ठीक है ना। हाँ। तो वो दारा सिंह को बाद में 20 साल का कैद हो गया, अभी छूटा है वो। तो बाद में उसको, अब ये घटना जो थी, ये घटना कितने साल पुरानी, 20 साल पुरानी, अब लोग भूल गए। तो मीडिया को क्या कर सकता है, मीडिया इसे आज भी जिंदा कर सकता है। तो अब जैसे उसको मीडिया को बोला भाई तुम गोधरा को जिंदा करो, तो मीडिया ने एक लाइन ली, वो हर पूरे चुनाव में 4 महीने तक एक ही बात पूछते रहे कि भाई ये मोदी कातिल है, मोदी, कांग्रेस भी उसके जाल में फंस गई, उसने भी उसको पिक कर दिया कि भाई ये मौत का सौदागर है। एक्चुअली क्या है, जितना ज्यादा आप बोलने वाले हो कि मोदी कातिल है, ठीक है ना, उतना ही उसका वोट बढ़ने वाला है। ये बात तो, ये मतलब इसको प्रतिध्रुवीकरण बोलते हैं, उल्टी बात बोलना। तो इतना ज्यादा गोधरा रिमाइंड होगा, वोट मोदी के ही बढ़ने वाले। तो मीडिया ने वो जिंदा किया, उसकी वजह से उसे 60-70 सीटें बढ़ गई मोदी को। तो मेरा पॉइंट क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी का वही रहेगा हमेशा कि मेरे को वोट कैसे आता है। कांग्रेस का भी वही रहेगा, कांग्रेस भी जैसा बीजेपी है वही कांग्रेस है, वही आम आदमी पार्टी है, कोई अंतर नहीं है। उनको वोट मिलेगा तो वो भारत के 5-7 टुकड़े करके मतलब तोल के बेच देंगे उनको। मतलब देखो, आपको मालूम है ये जितने, मतलब आप थोड़ा हिस्ट्री जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगी, जितने देश में विभाजन होते हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, हमेशा एक ही वजह से होता है। हमेशा वो वजह क्या होती है, किसी राज्य में 2 नेता हो जाते हैं और दोनों को सीएम बनना है। तो दोनों को सीएम बनना है तो फिर एक ही इलाज है, वो एक देखता है कि मैं इसको काट नहीं पाऊंगा, दूसरा देखता है मैं इसको नहीं काट पाऊंगा, तो वो दोनों क्या करते हैं, हम देश 2 बना लेते हैं, क्या हम राज्य 2 बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब भी जिन्ना को पीएम बनना था, अगर नेहरू बोल देता भाई जिन्ना तू पीएम बन जा, तो डिवाइडेशन नहीं होता। भाई जिन्ना को क्या चाहिए था, उसको पीएमशिप चाहिए थी, और जवाहरलाल गांधी जो है वो पीएमशिप छोड़ने को रेडी नहीं है। तो नतीजा क्या हुआ, ठीक है मैं मेरा देश अलग बना के पीएम बनूंगा। देखो वो पीएम बनूंगा मैं, तो भाई जवाहरलाल गांधी ने तय किया मैं पीएम बनूंगा, ठीक है। उसकी कंपटीशन में था जिन्ना चाहता था मैं पीएम बनूंगा। अब इनके बीच में इसका निपटारा नहीं हो रहा। अब यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी होती है, जो कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, पर ऐसा होता है। कुछ लोग ये तय कर लेते हैं कि मुझे अमर ही होना है, मुझे अमर ही होना है। उस अमरत्व के लिए वो अपने माँ बाप बेटा बेटी तक को दाव पे लगाएंगे, देश और कंट्री तो बहुत दूर की बात है। मतलब उनने अमर होना ही है फिर। तो जब भी उनको अगर अमर होना है तो अमरत्व नंबर 2 को कभी नहीं मिलता। अमरत्व है वो सुरक्षित है नंबर 1 की पोजीशन को। मतलब देश का पहला प्रधानमंत्री कौन है, पूरे देश के बच्चों को पूछ लो, पता है। दूसरा कौन है, कंफ्यूजन है। सही बात है। तो ये सिस्टम है कि पहला जो रहेगा वही अमर होता है। मतलब आज लोगों को आप पूछो शाहजहां के बारे में उनको क्या मालूम, तो नहीं। लेकिन बाबर जो है ना, वो मुगल सल्तनत की स्थापना बाबर ने करी है। तो बाबर वो है जो अमर है। तो अमरत्व जो आता है ना, वो नंबर 1 के दावेदार के लिए सुरक्षित होता है, नंबर 2 का अमरत्व से कोई लेना देना नहीं। तो लोग सोचते हैं भाई इसका पीएम है तो ये पीएम बन रहा है तो तू उप प्रधानमंत्री बन जा। तो वो उप प्रधानमंत्री से तो फिर तो वो सांसद ही ठीक है ना, अमरत्व ठीक है ना भाई।
तो अमृतपुर के लफड़े ने क्या किया, जिन्ना को पूरा देश बनाने की पंपिंग दे दी, तो उसने लेके और वो नया देश बना लिया। जितने राज्यों के विभाजन होते हैं ना, वो सभी राज्यों के विभाजन, सारे राज्यों के विभाजन का थोड़ा गूगल करके हिस्ट्री देखोगे तो आपको खबर मिलेगी कि सारे विभाजन ही इसीलिए हुए हैं कि कोई एक नेता होता है और वो देख लेता है इसके रहते मैं इतना कद कभी नहीं खड़ा कर पाऊंगा कि मैं इसे हटा सकूं, तो वो क्या खत्म हो जाएगी, मेरी कैरियर खत्म हो जाएगी। हाँ, तो वो क्या देखता है, साला नया राज्य मांग लो यार, राज्य नया बनाते थे, अपने तो सीएम बनना है ना। देखो, सीएम छोटे स्टेट का हो या बड़े स्टेट का हो, सीएम अपने आप में नंबर 1 होता है। सही बात है भाई। आज दिल्ली है, दिल्ली जो है वो यूपी के सामने दिल्ली की क्या औकात है। पर यूपी का सीएम है, वैसे दिल्ली का सीएम है ना केजरीवाल। बिल्कुल, सीएम तो सीएम है, सीएम तो सीएम है। चाहे यूपी की आबादी 20 करोड़ है, दिल्ली की 1 करोड़ है, पर कद तो वही मिला ना उसको। तो चक्कर क्या पड़ता है, जो अलगाववाद के जितने ये मामले हैं, थोड़ी हिस्ट्री आप देखोगे सारे राज्यों में और सबके अंदर अल्टीमेटली यही होता है कि भाई 2 कर दो, ये इसका वक्त है ये में। और जब कोई एक देखता है कि भाई ठीक है यार, अगर मैं इसे अलग राज्य नहीं बनाने दूंगा ना तो ये मुझे चुनौती दे सकता है, तो वो भी फिर देखता है कि चल ठीक है तू अलग बना ले यार, तो चक्कर ये पड़ जाता है। तो अब मेरा क्या इसमें मतलब मेरा क्या पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे आपने अब मैं ये बोलता हूँ कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर उसको मत आने दो। दूसरा, ये पाकिस्तान से ये आ रहे हैं मत आने दो, बर्मा से आ रहे हैं मत आने दो। मत क्यों आने दो, क्योंकि वो जो आ रहे हैं, एक तो हमारा कंट्री से उनका कोई लेना देना नहीं है, दूसरी बात है वो हमारे लोग नहीं है। वो ईसाई आएंगे तब भी मेरा वो स्टैंड है, फलाव आएंगे फिर मेरा वो स्टैंड है, तो इनको क्यों आने दे रहे हो। अब बौद्ध पे मेरा ये स्टैंड क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि बौद्ध की पैदाइश है वो भारत है। हाँ, बौद्ध भारत से बिल्कुल। दुनिया में जितने भी बौद्ध है अल्टीमेटली यही से पाएंगे ना। हाँ, वो हिंदुस्तानी है। हाँ, क्योंकि बौद्ध की पैदाइश ही है, पहला बौद्ध को मानने वाला भारत नहीं हुआ। जैन जो है उसकी पैदाइश भी भारत है, और इनकी पैदाइश भी भारत है, सिखों की। बिल्कुल, सिखों की भारत है। तो उसकी वजह से भली आज कनाडा में 100 सिख रह रहे हैं, पर उनको अगर कल को वहाँ पे जूत पड़ने लगे तो उनकी स्वाभाविक शरण स्थली क्या है, अल्टीमेटली लौट के अमृतसर ही आना है उनने। मतलब जो सुप्रीम जगह है जहाँ से निकल के गए थे उनके पूर्वज, बात समझ गए आप मेरी। तो उसकी वजह से इस पे मेरा ये स्टैंड रहता है कि रिफ्यूजी है वो जो हिंदू नहीं, बौद्ध हो चाहे सिख हो चाहे जो जहाँ पे माइनॉरिटी है, पहला दमन के कारण आया है, दूसरा और जिसकी ये स्वाभाविक शरणगाह है भारत। ठीक है, तो इस वजह से मेरा इसमें ये है। पर ये कंसेप्ट को मतलब आपने वो ऊपर से पढ़ने से कैसे लगेगा कि मैं सांप्रदायिक आधार पे शरणार्थी और वो बोल रहा हूँ, जबकि मेरा पॉइंट इसमें सांप्रदायिक नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और मुझे थोड़ी सी क्लियर आपसे चाहिए थी, क्लियरेशन। अब जब आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा तो जी चाहता है, मतलब कभी भीलवाड़ा हूँ आपके पास बैठू कुछ दिन। मैं एक्चुअली भीलवाड़ा में बहुत आया हूँ। भीलवाड़ा जगह का नाम तो मुझे नहीं, होटल का नाम याद है मुझे, आनंद पैलेस में मैं रुका करता था। कोई आनंद पैलेस होटल थी शायद। हाँ, है आनंद पैलेस, बस स्टैंड के पास ही है। हाँ, बस वहाँ मैं बहुत रुका हूँ उस होटल में। तो अभी तो हालांकि नहीं आया, मैं 4-5 साल से तो भीलवाड़ा आना कभी हुआ नहीं है, लेकिन कभी आऊंगा तो मैं आपके साथ जरूर वक्त गुजारना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और मेरा सवाल ये है कि सऊदी गवर्नमेंट क्यों रोहिंग्या के लिए पर हेड 5,000 रूपये खर्च कर रही है। हाँ, उसका रीजन क्या है, देखो कि जब भी कोई आदमी के पास में भूख की समस्या होती है ना, तो पैसा आने के बाद में वो पहले खाना पीना जुटाएगा, फिर घर गाड़ी जुटा लेता है। एक पॉइंट आता है जब उसके पास काफी पैसा आ जाएगा ना, तो उसकी मन जो है वो 2 तरफ भागता है। पहला मन भागेगा उसके आयु को लंबी कैसे करूं मैं, तो वो क्या करेगा, 20 रुपया लीटर का पानी पीना शुरू करेगा। लेकिन अगर उसको आपने ये बताया कि भाई ये 10,000 रुपया लीटर का पानी है, सीधा हिमालय से लेके आ रहे हैं, इसको अगर तुम जिंदगी भर पियोगे तो तुम 5 दिन ज्यादा जियोगे। तो उसके पास अगर पैसा बहुत है ना, तो वो 5 दिन ज्यादा जीने के लिए वो 10,000 लीटर का पानी भी पीना शुरू कर देता है। सही बात, क्योंकि पैसे की वक्त नहीं है इसके पास।
तो वक्त उसके पास फिर लाइफ, स्वास्थ्य और आयु की हो जाती है। वैसे ही दूसरी प्रवृत्ति होती है व्यक्ति में, जब आदमी के पास में बहुत पैसा आ जाता है तो वो उसको दो ही चिंता रहती है आगे आने वाले जीवन में। मतलब इसको यूँ समझो, देखो इसमें क्या है, एक मानव स्वभाव क्या है कि जो रोज कमाता है उसे कल की चिंता है, जो महीने का कमाता है उसे अगले साल की चिंता है। लेकिन जिसको इतना पैसा है कि वो लाइफ टाइम पैसे की चिंता से फ्री है, उसको चिंता होती है परलोक की। मतलब मैं दान पुण्य करूं, मतलब दान पुण्य करना जो होता है ना, उसके पीछे मतलब गरीबों को खाना खिलाना, मस्जिद में पैसा देना, कोई अच्छे काम करने सही है। अच्छे काम नहीं, धार्मिक काम। अच्छे काम में कोई वो वैल्यू नहीं है। उसका रीजन देता हूँ आपको कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। तो जो उसका धर्म है, उस धर्म के अनुसार उसमें कहा गया है कि भाई तुम अगर ये काम करोगे, मतलब तुम गरीबों को खाना दोगे या तुम ये करोगे वो करोगे, तो भगवान या अल्लाह या मालिक जो भी उस धर्म का है वो तुम्हें जन्नत में या स्वर्ग में पनाह देगा। सही बात है। और तो पहला ये, और दूसरा क्या होता है, एक ट्रेडिशन है अपने यहाँ कि धार्मिक कार्यों पे जो खर्च करते हैं लोग, उनका नाम हो जाता है, नाम का भी करते हैं लोग। सही बात है, उनका नाम चलता है फिर। तो मतलब क्या होता है, देखो अब इसमें जब भी आप, मतलब मान लो मैं कल यदि आपको 100 करोड़ पकड़ा दूंगा ना, अगर मैं या कोई भी आदमी आपको 100 करोड़ का वो एक कोई दे दे चांस कि भाई, मतलब आपके बाप दादा ने कोई प्रॉपर्टी छोड़ी थी, उसके कागजात कल आपके हाथ लगे, उनकी कीमत मान लो 500 करोड़ है। तो आप 500 करोड़ का होने के बाद में जब भी साल 2 साल निकल जाएंगे ना आपको, तो आपके दिमाग में दो ही चीजें रहेगी फिर कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे बाद में लोग मेरे नाम का, मेरा नाम जब ले तो वो अच्छा ले, और दूसरा मेरा ये लोग तो हो गया अच्छा, पर मेरा अगला लोक मैं कैसे बनाऊं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं लोग, मस्जिद बन रही है तो वहां पे दान देंगे, मंदिर बन रहा है उस पे दान देंगे, तो उसके बदले में वहां पे उनका नाम लिखने आता है। तो वहां पे कोई एक कमरा बना देंगे, बाहर अपना नाम लिखवाएंगे, वो पूरा मंदिर या मस्जिद ही बनवा देंगे, फिर वहां पे उनका नाम खुद जाता है। जैसे देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि भाई ये बिल्कुल बकवास बात है कि शाहजहां जो था वो मुमताज के लिए ताजमहल बना गया, भाई वो खुद के लिए बना गया है। आज भी शाहजहां, वही वो सिंपल होगा कि वो आज भी शाहजहां जो है वो पूरी दुनिया में किस लिए जाना जाता है, वो ताज बना गया, नहीं समझे। पर उसने वही वृत्ति जो अमर होने वाली वृत्ति। हाँ, पर देखो वो, पर शाहजहां को इतनी अकल थी कि अगर मैं इनको बोलूंगा कि मैं ऐसी चीज बनाऊंगा कि दुनिया मुझे याद करेगी, तो मेरी इस चीज की वक़्त कम हो जाएगी। तो मैं प्रेम के नाम पे बनाता हूँ। तो वो रीजन से वो एक्चुअली वो वाली कहानी होती है। तो आप देखो जितने राजे हुए, बड़े बड़े सुल्तान हुए, वो सब ने कुछ ऐसी चीज बनाने की कोशिश करी, उसका वजह जो भी रहा हो। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मीनार बना गया कि भाई मैं रहूं ना रहूं, दुनिया देखेगी ये किसने बनाई थी। पर ऐबक को उतनी अकल नहीं थी, तो वो ताजमहल जैसा कोई मतलब झमेला खड़ा नहीं कर पाया, मतलब उसमें वो टेस्ट नहीं डाल पाया, नहीं समझे। वो केवल कार खड़ी करके चल गया। और कीर्ति स्तंभ है तो चित्तौड़ के राजा ने कीर्ति स्तंभ बना दिया, उसने वो बनाया, ऐसे करके राजाओं के ये शौक होते थे। तो शौक क्या चीज के थे कि भाई लोग किताबों में नाम रहेगा, फिर भूल गए तो भाई जो पढ़ेगा नहीं वो कैसे जानेगा भाई शाहजहां था अकबर का कोई पुत्र, वो अकबर का कोई पुत्र, जहांगीर का कोई पुत्र शाहजहां था, वो कैसे जाने। तो कब मैं ऐसी चीज बना दूं ना जो बताओ ना बताओ दुनिया में आएगा तो मालूम हो ही जाएगी उसको कि भाई कोई एक शाहजहां पैदा हुआ। तो वैसे ही क्या होता है, अब सऊदी अरेबिया क्यों पैसे दे रहा है, पॉइंट क्या है, सऊदी अरेबिया में तो क्या है, वहाँ पे कुछ 10 दिन रहा था सऊदी अरब में, मैं दुबई रहा था। तो अच्छा मेरे क्या है, काफी जैसे हैदराबाद और
बंगाल और इधर मेरे काफी लोगों से, जो मुस्लिम कम्युनिटी में मेरे काफी अच्छे मित्र हैं, पुराने हमारा बिजनेस वगैरह सब साथ ही है। तो उस वजह से दुबई में भी कुछ अपने पहचान के लोग हैं जो अब वहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है ना, तो कामकाज के सिलसिले में गए। तो वहाँ 10 एक दिन में रहा वहाँ पे, तो वहाँ इतनी समृद्धि आ चुकी है, इतनी समृद्धि आ चुकी है कि बयान नहीं कर सकते। मतलब वहाँ के जो लोग हैं मूल निवासी, जो दुबई के मूल निवासी है, उनको इतनी समृद्धि है कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ खर्च करेंगे ना, सिर्फ खर्च, तो भी वो बर्बाद नहीं हो सकते, इतनी समृद्धि है। तो अब होता क्या है कि जब समृद्धि हो गई तो अब वहाँ के जो बड़े वेल्दी लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई हम अब अपना धर्म फैलाएं, अपना पैसा इसमें खर्च करें ना, धर्म फैलाने में। तो धर्म फैलाने पे खर्च करना है अगर हमको, तो फिर क्या है, विचारधारा को फैलाना। तो उन्होंने एक नई विचारधारा डेवलप कर रखी है, वहाबी वाली, ठीक है, और वो हार्डलाइनर है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, अब आपको दो चीजों से धर्म फैलता है। पहला तो कन्वर्जन से फैलेगा और दूसरा इलाका कब्जा करने से फैलेगा। अब बात समझना गौर से आप, भाई दुबई के अंदर जितने लोग रह रहे हैं वो तो इलाका तो दुबई जितना ही रहेगा ना, दुबई जितना ही रहेगा। दुबई में मान लो अभी 80 लाख से 1 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। अब आप वहाँ पे 2 करोड़ को रख सकते हो बस, उससे ज्यादा को कैसे रखोगे, नहीं रखोगे ना। तो आपको जब विस्तार करना है अगर, तो आपके पास में पहले जमीन चाहिए, और वो जमीन, या तो आपको जमीन चाहिए पहला, और या फिर आपको लोग चाहिए उस जमीन पे रहने वाले जो आपके धर्म में कन्वर्ट होना शुरू करें। तो अब यहाँ पे मेरा एक कंसेप्ट आता है पहला, यहाँ पे इस बारे में भी आपको जानकारी में होना चाहिए, वरना वापस से कंफ्यूजन आएगा। मतलब मेरा क्या स्टैंड है, मैं इस्लामिस्ट के खिलाफ हूँ, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ पहला, मैं क्रिश्चियनिस्ट के भी खिलाफ हूँ, मैं क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं हूँ, और तीसरा मैं जो हिंदू हार्डलाइनर है ना, मैं उनके भी खिलाफ हूँ, मैं हिंदुओं के खिलाफ हूँ। अब इसमें मेरा मतलब क्या, इस्लामिस्ट और इस्लाम में अंतर क्या। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप इस्लामिस्ट नहीं हो, और मैं किसी व्यक्ति को बोलता हूँ कि वो इस्लामिस्ट है, तो इसमें मतलब क्या होता है मेरा, ऐसा मुस्लिम जो अपनी मस्जिद जाता है, अजान करता है, अपनी नमाज पढ़ता है, अपने रोजे रखता है, अपना धर्म के परंपराओं का पालन करता है, और साथ में वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ भी को एग्जिस्ट करता है, तो मैं उसे बोलता हूँ कि ये इस्लाम का अनुयायी है, या ये मुस्लिम है, ठीक है। इसी तरीके पर ज्यादातर लोग यही है, हाँ ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं सभी धर्म, और क्रिश्चियन, सही बात। और जो क्रिश्चियन है वो अपना चर्च जाता है, अपना बाइबल पढ़ता है, अपनी प्रैक्टिस करता है, और अपने काम से अपना काम रोजगार करता है, और दूसरे धर्मों के साथ में भी को एग्जिस्ट करता है, तो वो क्रिश्चियन है, ठीक है। वैसे ही है। अब यहाँ पे अब दूसरी टर्म आती है। दूसरी टर्म क्या है, ऐसा मुस्लिम जो ये मानता है कि मेरे धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में होना चाहिए, और जो आदमी मुस्लिम नहीं होता है, नहीं बन जाता है, वो भटका हुआ है, मुझे उसे सही रास्ते लाना है। अब सही रास्ते लाने के तरीके 100 है, चाहे पैसा दे के सही रास्ते लाऊं, चाहे धमका के सही रास्ते पे लाऊं, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो जो ऐसा मानेगा कि उसको जब लगता है कि मेरा धर्म सबसे बढ़िया है, और तेरा धर्म, तुझे अगर मुक्ति चाहिए या तुझे अगर सही होना है, तो तू मेरे धर्म में आ जा। मतलब जो अपने धर्म के प्रचार के लिए एक सीमा पार करने को तैयार बैठा है, मैं उसे इस्लामिस्ट बोलूंगा, मैं उसे क्रिश्चियनिस्ट बोलूंगा, और मैं उसे हिंदुइस्ट बोलूंगा।
वो लोग क्या करेंगे, वो अपने धर्म को बेहतर बता के सामने वाले को पापी या काफिर या भटका हुआ बता के उसे अपना धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं या मजबूर करते हैं। जब तक उसको ताकत नहीं आएगी वो प्रेरित करेगा, और जब उसको ताकत आ जाएगी तो वो मजबूर करेगा। जैसे मैं बताऊं आपको कि आपके मुस्लिम कई उलेमा और मौलवी वगैरह में काफी इनको सुना हुआ हूँ, वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए सुनते रहता हूँ। उसमें दो तरीके के होते हैं। पहले तरीके के कैसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो आपको आपकी कुरान पे कोई क्वेश्चन है वो बताएंगे, किसी हदीस पे कोई क्वेश्चन है उसका आंसर करेंगे, मतलब वो अपने धर्म से संबंधित अपने लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, उनके क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, उन्होंने रसूल ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। और उसमें एक प्रकार के वो होंगे जो ये था उनका पूरा जो स्पीच या उनका जो कंसेप्ट है वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि बाकी सब धर्मों से ज्यादा इस्लाम धर्म महान जो है। ये सभी धर्म में पाए जाते हैं। वो तो है, वो सही है। मैं उन सबके ही खिलाफ हूँ। मेरा क्या मानना है कि आप अपने धर्म का पालन करो भाई, आप अपनी ईद का ध्यान रखो। आप ये मत बताओ कि दिवाली क्यों बेकार है, और दिवाली वाले तुम अपनी दिवाली का ध्यान रखो भाई। तुम ईद वालों को मत बताओ कि ईद पे कुर्बानी क्यों दे रहे हो। मतलब तुम उनकी प्रैक्टिस है, वो उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बकवास प्रैक्टिस है, पर उनकी प्रैक्टिस है ना। सही बात है। जैसी भी भाई मेरे घर में मेरे को क्या खाना वो मैं बेकार पका के खा रहा हूँ, तो तुम मेरे को सलाह मत दो। तो मैं इसलिए आपने देखा होगा मैं संघ के खिलाफ बहुत लिखता हूँ। हाँ मैंने देखा है। मैं बीजेपी के खिलाफ भी लिखता हूँ, पर मैं उनके खिलाफ क्यों लिखता हूँ, क्योंकि वो भी जब वही हरकत करेंगे, हार्ड लाइन लेते हैं, तो मैं उसके भी खिलाफ हो जाता हूँ। तो मैं सऊदी अरेबिया के खिलाफ क्यों हूँ, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो वहाबी विचारधारा है, पहली बात तो वो वॉयलेंट है, वो हिंसक है। ठीक है। और हिंसा संक्रामक है। संक्रामक से कैसे है, किसी इलाके में आपको हिंसा करनी है, 1000 की कम्युनिटी है, तो अपने 50 लोग वहाँ पे छोड़ो। कितने? 50 लोग हिंसा शुरू करेंगे तो 950 के पास तो ऑप्शन नहीं है, हिंसा में इन्वॉल्व होना पड़ेगा उन्हें। अब लोग मतलब फर्क नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी अरेबिया, अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ये जितना सर्कस है ना, रोहिंग्या को आना और इसको आना, रोहिंग्या को आना और बांग्लादेशी घुसपैठियों को आना, ये सब जितना आना है ना, इसका सबसे बड़ा तावान जो यहाँ चुकाना पड़ेगा ना, वो सबसे बड़ा तावान मुस्लिम कम्युनिटी को चुकाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं मुस्लिम होता तो मैं बहुत बड़े पैमाने पे ये मुहिम चलाता कि भाई इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को तुम बाहर फेंको। क्यों फेंको? क्योंकि एक तो इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम तो इंडियन है, इंडियन मुस्लिम। इंडियन ही नहीं है तो फिर कौन से हैं, हमारे क्या मतलब रह गया। लेकिन जब ये यहाँ पे मारकाट करेंगे या ये जब यहाँ क्राइम करेंगे, क्योंकि बात समझो, वो बिल्कुल खाना बदोश लोग हैं, उनको यहाँ टिकना है तो उनको क्राइम ही करने पड़ेंगे। बात समझो आप। भाई चोरी कौन करता है? आज आप तो चोरी नहीं करोगे ना कि भी आप कहीं से ताला तोड़ के क्या 5000 रुपया कहीं से चुरा के ले आओगे क्या? उनके पास मतलब गवाने को कुछ है ही नहीं, खेलना ही निकलना है, उनको खेलना ही पड़ेगा। तो मतलब चोरी का मतलब क्या है? चोरी क्या बताती है कि दो हालत है। पहला, कोई बच्चे हैं जो लड़कपन में पहुंचे हैं, मतलब कोई बच्चे हैं जो लड़कपन में पहुंचे हैं और उनको नए नए गैजेट, नए नए मोबाइल, इनका शौक लग गया। मतलब नई गाड़ी, नया मोबाइल, इनका शौक है, शौक लग गया बच्चों को। मतलब 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे होते हैं और उनको उस समय किसी ने गाइड कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे तू चोरी कर सकता है। वो 2, 4, 5 इकट्ठे हो गए, उन्होंने चोरियां शुरू कर दी। पहली चोरी तो पहली वो होती है और कोई नहीं होती। ठीक है। दूसरी चोरी वो होती है कि आदमी के पास में सरवाइव करने का रास्ता नहीं है और रोजगार नहीं है।
ये चोरी इसका लक्षण है। चोरियां हो रही है मतलब है कि बेरोजगारी है, बात खत्म। क्योंकि बेरोजगार आदमी को रोजगार नहीं दोगे तो खाएगा क्या भाई? सही बात। फिर आप कह रहे हो चोरी चोरी करनी पड़ेगी और भाई चोरी से आगे अभी चोरी का मौका नहीं मत दो तो लूटेगा, लूट का मौका मत दो तो मर्डर करेगा। भाई कोई मतलब कोई गाड़ी रुकने वाली थोड़ी है। तो अब ये जो लोग आए हैं अब वो कैंपों में रह रहे हैं, उनके पास बिजली नहीं, उनके पे पानी नहीं, उनके पास जमीन नहीं, उनके पास कुछ नहीं है, संपत्ति नहीं है। अब ये करोड़ 1.5 करोड़ आ गए, अब ये करेंगे क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। भाई दिल्ली जैसा समृद्ध शहर, मेट्रो शहर है, समृद्ध है। अब दिल्ली शहर के अंदर अगर आपने 40 लाख लोगों को कैंप बना के डाल रखा है दिल्ली के बॉर्डर में, वो कहाँ, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तुम कह रहे हो इनको यहाँ रख रखा है। भाई ये सब अपराध नहीं होने वाले हैं ना कल। भाई वो करेंगे क्या यार? वो सब अपराध का सामान तैयार हो चुका है। अब होगा क्या? वो लोग जब वायलेंस करेंगे तो वो सोशल मीडिया पे और मीडिया में वो मुस्लिम वायलेंस के नाम से सर्कुलेट होगा। वो बीजेपी का काम है, वो कर देंगे इतना काम। नतीजे में वो ये इम्पोज करेंगे कि ये बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर वायलेंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं आएगा लोगों के सामने, लोगों के सामने आएगा ये मुस्लिम है जो वायलेंस कर रहे हैं। तो मुस्लिम है वायलेंस कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ? उसमें आप भी शरीक हो गए ना। बिल्कुल। अब जब चाहे कि मुझे पता हो ना हो, लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि लोग देखेंगे अच्छा ये मुस्लिम लोग हैं, ये वायलेंस कर रहे हैं, हाँ ये मुस्लिम वायलेंस कर रहे हैं। भाई मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम वायलेंस नहीं कर रहे हैं भाई। वो कमेंट जो आपके अंदर किसी बंदे ने लगाई थी वो वैसी थी, मुझे देख के बड़ा ताज्जुब हुआ। तो वो कमेंट का वो देखो वो सब परसेप्शन है, वो परसेप्शन मीडिया वही परसेप्शन बना रहा है पिछले 5 साल से। सब डायलॉग जो है ना भाई, ये डायलॉग जो है शांति प्रिय को शांति प्रिय समुदाय, भाई वो ये सब डायलॉग क्यों जनरेट कर रहे हैं? वो क्या एक परसेप्शन, एक धारणा बनाना चाहते हैं और वो धीरे धीरे इसमें कामयाब हो रहे हैं और बहुत तक कामयाब हो चुके हैं कि वो कैसा एक परसेप्शन खड़ा करना चाह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी जो भारत की है वो तिरंगे में नहीं मानती है, वो भारत के टुकड़े करना चाहती है, वो पाकिस्तान परस्त है। वो ये परसेप्शन वो टोटल मुस्लिम के लिए डालना चाहते हैं। तो उसके लिए ये होगा कैसे? देखो अब ये प्लान कैसे किया जाता है। ये ऐसे प्लान होता है कि पहले आपको कुछ लोग चाहिए जो कि पाकिस्तान का जयकारा मारे और भारत माता के टुकड़े होंगे, भारत मुर्दाबाद कहे। ऐसे अगर आपके पास में 100 हैं तो उन 100 को आप इस तरीके से दिखा के लोगों को ये दिखा सकते हो कि ये देखो ये 100 मुस्लिम लोग जो है ना तो ये सारे मुस्लिम ऐसे होते हैं। पर अगर आपको 100 नहीं मिलेंगे, अगर तो आपकी गेम नहीं बनती आगे। वो 100 का जो माल है वो माल है ये 2 करोड़ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर, रोहिंग्ये और ये सारे के सारे जो कि अपराध के लिए ही भारत में है। और इन लोगों के जो भारत में साइड इफेक्ट आने वाले हैं वो पूरे भारत और पूरे हिंदू मुस्लिमों के बीच में तनाव खड़ा करेंगे। तो मैं क्या, और एक बात समझो अब गौर से कि एक क्वेश्चन है कि आपको भी लगता होगा ऐसा कि भाजपा हिंदूवादी है, ऐसा नहीं है। देखो अगर भाजपा हिंदूवादी है, मतलब भाजपा क्या वादी है मैं बताता हूँ। भाजपा या संघ वो क्या कहेगा कि उसको फायदा क्यों है बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर भारत में आएंगे, तो उसको फायदा क्या है? उसको फायदा ये है कि मतलब इसको ऐसे समझो आप कि गोधरा जो है ना वो जरूरी है, मतलब गोधरा में ट्रेन चलना जरूरी है। अगर ट्रेन नहीं चलेगी तो बदले में आप वायलेंस कैसे करोगे? अगर बदले माहौल खड़ा करना है आपको, एक प्लॉट चाहिए, आपको प्लॉट तो चाहिए ना। अगर भाई अगर ओवैसी नहीं बोलेगा तो सर्कुलेट क्या करोगे? आपको बंदा तो चाहिए ना। तो मतलब इसको प्रतिध्रुवीकरण बोलते हैं कि सामने वाली कम्युनिटी से उल्टा बयान दिलाना। तो मतलब है कि दंगा जो है वो प्लॉट है। अगर दंगे नहीं होंगे
तो अब होता क्या है, जहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी, जहाँ हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं, उनके अंदर ऐसा तनाव या दंगे करवाने की बनती नहीं पोजीशन। उसके लिए अब ये जो बाहर से आ रहे हैं ना, जितने आए हुए हैं, ये उस तनाव पनपाने के लिए माकूल है। तो वो क्या है, देखो ये डर का खेल है। डर का खेल कैसा है ये, कि जैसे जैसे ये तनाव बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे ध्रुवीकरण होगा, लोग डरेंगे। मतलब जब मैं बोलता हूँ 2 करोड़ बांग्लादेशी घुस आए हैं देश में मुस्लिम, तो एक्चुअली मैं भाजपा के वोट बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इतने पे बीजेपी को वोट मिल जाता है। मैं नीचे बोलता हूँ कि बीजेपी इनको घुसाने के काम में लगी हुई है, उसको आदमी करता नहीं। उसका सोल्यूशन है इनको रोका जाए, उसका ये कानून है, उसको वो पढ़ता नहीं है। मतलब मेरा पॉइंट क्या है, देश में 2 करोड़ मुस्लिम घुसपैठिए घुस गए, ये लफ्ज ही बीजेपी के वोट बढ़ाता है। अगर मैं बोलूंगा कि 3 करोड़ है, तो ये और बीजेपी के वोट बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि और डर आया लोगों में। तो ये जितना ज्यादा वॉयलेंस बनेगा मुस्लिम कम्युनिटी संगठित करके चली जाएगी, उतना ज्यादा बीजेपी की तरफ में लोग तेजी से जाएंगे। तो वो तो अब देखो, अब कांग्रेस आएगी तो क्या होगा मैं बताता हूँ। वो कांग्रेस जो है उसका मेजर वोट बैंक है मुस्लिम, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी को प्रमोट करेगी और उसकी वजह से फिर से हिंदुओं में डर आएगा और फिर से बीजेपी के वोट बढ़ेगी। वो अल्टीमेटली ये वो साइकिल है, मतलब पूरा पूरा साइकिल की तरह घूमता रहेगा। वो पूरा एक साइकिल बना हुआ है कि आप बीजेपी को लाओगे तो स्थिति बदतर होगी, फिर कांग्रेस आएगी, और कांग्रेस को लाओगे तो स्थिति और भी बदतर होगी, और फिर आपको बीजेपी को लाना पड़ेगा, और अल्टीमेटली आप परेशान होकर केजरीवाल को लाओगे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को भी मिला दोगे ना, तो भी दोनों भी मिलके उतना लॉस नहीं कर पाएंगे जितना केजरीवाल एक ही कार्यकाल में कर देगा। मतलब वो इन दोनों का बाप है केजरीवाल, इन दोनों से ज्यादा खतरनाक है। तो मेरा वो मतलब वो देश के 3-4 टुकड़े कर ही देना है। वो आ गया तो वो कश्मीर तो दे ही देगा, वो आया ना तो वो 5 साल के अंदर ही कश्मीर दे देगा। तो अब आपने बोला वो 5,000 रुपए क्यों देता है, उसका रीजन देता हूँ मैं आपको। आप देखो ऊपर से चलो आप, तो कश्मीर को लेके स्ट्रगल हो गया। वो स्ट्रगल का रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी हो गए कश्मीर पे, जम्मू में मेजोरिटी हिंदू हो गए, ठीक है। तो वो एक बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। वो बैलेंस के कारण स्ट्रगल आ गया। एक बात हमेशा ध्यान रखो आप कि जब भी आपको अगर किसी इलाके को कब्जाना है, आपको मेजोरिटी साथ चाहिए होती है, या कम से कम माइनॉरिटी इतनी ताकतवर चाहिए होती है कि वो हथियारों से गेम पलट दे। तो अब आप थोड़ा गौर करोगे तो देखोगे पाकिस्तान से लग के आता है जम्मू कश्मीर, वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी आ रही है। फिर आप चलो यूपी, तो भारत में यूपी जो है उसके अंदर मुस्लिम का जो भारत में परसेंटेज है 16 के लगभग, पर यूपी में 20 है। फिर यूपी से और चलो बंगाल, तो बंगाल में फिर यूपी से भी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद चलो असम, फिर उधर पूर्वोत्तर में तो मुस्लिम मेजोरिटी हो चुके हैं, मतलब त्रिपुरा नागालैंड, उधर तो 80% 70% की मेजोरिटी आ चुकी है, ठीक है। फिर उससे लगा हुआ है बांग्लादेश। तो मतलब क्या कहने का कि अगर इस इलाके में कंटिन्यू मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती जाए अगर, तो ये पूरा एक हिस्सा बनता है। ये हिस्सा शुरू होगा आपका पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साथ में उत्तराखंड, फिर यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल से बांग्लादेश, बांग्लादेश से बर्मा। ये जो पूरी बेल्ट है, आप तो मैप खोल के देखोगे ना इंडिया का, तो ये आपको दिखेगी, पूरी एक बेल्ट दिखेगी सारी। ये बेल्ट के अंदर अगर मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ जाए मतलब 30 to 35% अगर चली जाए, तो उसके बाद में अगर एक गृह युद्ध होता है, या उसके बाद में अगर पाकिस्तान हमला करता है, तो पाकिस्तान जब हमला करे अगर, तो वो इन लोगों को बड़े पैमाने पर हथियार पहुंचा सकता है गृह युद्ध करने के लिए। उस हालत में क्या होगा कि जो हिंदू हैं
उनके पास में तो हथियार है नहीं एक्चुअली, मुस्लिम के पास में भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनको वो हथियार आएंगे नक्सल चैनल से, बांग्लादेश चैनल से, तो हथियारों का क्या रहता है, देखो अब आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर आप उसको आप थोड़ा कल्पना करोगे तो आप समझ जाओगे कि 1 लाख लोगों का शहर है ना, उससे सिर्फ 5,000 हथियारबंद लोग खाली करा सकते हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है। तो 5,000 लोग सफिशियंट है वो पूरा शहर खाली करवाने को, बशर्ते उनके पास वेपन हो। जैसे अभी इराक में देखा ही है आपने, ISIS की 5,000 की सेना ने पूरा इराक का बलात्कार कर दिया क्योंकि कम्युनिटी के पास वेपन नहीं है, ठीक है। तो अब जब भी ऐसा होगा तो उस समय वहां पे जो बड़े पैमाने पे इंटरनल इंसर्जेंसी होगी ना, तो वहां से उस हालत में शेष लोगों को भागना पड़ेगा और वहां पे वो जमीन भारत के हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि कम्युनिटी ही भारत के खिलाफ है ना। आप समझ गए? हाँ सही बात है, जमीन तो लेके भाग नहीं सकते, कम्युनिटी भारत के खिलाफ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश जो है ना, उसे भारत में शामिल क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कम्युनिटी मेजोरिटी मुस्लिम है और बंगाल में मेजोरिटी हिंदू है, तो वो अलाइन नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो? वो अलाइन नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो मतलब वही सिस्टम फिर से आ जाएगी संघर्ष वाली। हाँ, तो सऊदी अरेबिया क्या देखता है कि वहां पे अगर पॉपुलेशन बढ़े, देखो ये सब तैयारियां 50 साल की होती है, मतलब ये सब तैयारियां 5 साल की नहीं होती, ये सब 50 साल की तैयारियां होती है। मतलब इसका आप थोड़ा गूगल करना, मुगलिस्तान नाम से, मतलब गूगल पे वर्ड टाइप करना मुगलिस्तान मैप, ठीक है, तो आपको इसका पूरा नक्शा वगैरह मिलेगा। ये 25 साल पुराना प्लॉट है, ठीक है, 25 ईयर्स ओल्ड। तो उसमें सऊदी अरब क्या चाहता है, अब सऊदी अरब यहाँ पे 4-5 तरीके से पेनिट्रेट करता है इंडिया में। पहला क्या करता है, वो कई मदरसे हैं जिनके अंदर जो मौलवी वगैरह हैं, उनके साथ में उनकी मतलब एक कनेक्शन रहती है, कभी कभार बातचीत, कोई सहायता, कोई कुछ चाहिए तो आपस में एक वो नहीं होती कनेक्टिविटी, एक कनेक्टिविटी होती है, सभी से नहीं होती, कुछ से, ठीक है। और जब भी अगर ऐसा पॉइंट आएगा तो उस टाइम पे ये उनसे अलाइन हो जाएंगे, और मौलवी अगर अलाइन हो जाता है तो मौलवी कम्युनिटी को अलाइन कर सकता है, सही बात है। तो वो जब उसको मौलवी को अलाइन करेगा तो सऊदी अरेबिया का ये मैं बोलता हूँ कि ये उसका दखल मजबूत है भारत में, कि उसका वो कुछ मदरसों से के मौलवियों से अलाइन करके रखा है। दूसरा, मीडिया जो है जैसे NDTV वगैरह है, इन मीडिया को बड़े पैमाने पे वहां से पैसा आता है, उसके कारण एक मीडिया में भी एक हद तक सऊदी अरेबिया का दखल है। पूरा दखल मिशनरीज का है, सऊदी अरेबिया का मामूली दखल है, पर है, ठीक है। और तीसरी चीज है कि भारत के जो राजनेता है उनको चुनावों के अंदर जो वहां से हेल्प आती है, काफी पैसा आता है। वो तो मैं वहाँ सऊदी अरब था तब वहाँ पे जो वहाँ के लोगों से बातचीत से मेरे को जानकारी हुई, वहाँ के लोकल लोगों से, तो भारत में ही नहीं सब तरफ पैसा जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब तरफ काफी पैसा जाता है सऊदी अरब से। तो वो पैसा जाता है धर्म के प्रचार के लिए। पर सिंपल बात है कि आप कोई NGO चलाते हो और आपको अगर कोई कंपनी या कहीं से पैसा आ रहा है तो आप उनके और भी निर्देश आएंगे तो आप उन्हें पालन करते हो, वरना आपका पैसा ना रुक जाएगा ना। तो सऊदी अरब क्या चाहता है कि एक भारत में 2 चाइल्ड लो लिया है, 2 चाइल्ड लो के न आने से मुस्लिम ग्रोथ रेट कंटिन्यू बढ़ेगी, पहला।
दूसरा वो चाहता है कि बांग्लादेशी इंफिल्ट्रेटर, रोहिंग्या और जितने भी भारत के आसपास पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और ये जो इलाके हैं ना, इधर अगर कोई इधर में जो एक्सेस मुस्लिम है तो उन्हें भारत में भेजा जाए। तो ये उसका दूसरा एजेंडा है। तो इसके लिए जैसे मैं वहाँ बंगाल में रहा था, तभी वहाँ के एक लोकल एमएलए था, सिटिंग एमएलए नहीं था, पूर्व एमएलए था, तो इसके साथ में मेरी काफी बातचीत होती थी। तो उसकी जो कंस्टिट्यूएंसी थी उसके अंदर काफी सारे बांग्लादेशियों के राशन कार्ड वगैरह भी बनवाता था और तहसील पे इन सब पे पैसा जाता था और उनके राशन कार्ड वगैरह बन जाते थे, बाद में उनको जगह दे देते हैं। तो उसका रीजन एक ही रहता था कि उनको पैसा मिल जाता था उसके बदले, तो उनको वोट भी मिल जाता, पैसा भी मिल जाता, दोनों चीजें आ जाती है। तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या टीएमसी हो, ये सभी लोग क्या करते हैं, इनको आने दे रहे हैं। और अब एक क्वेश्चन आता है कि मिशनरीज क्यों आने दे रही है? तो मिशनरीज का एजेंडा क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में या तो युद्ध करवाना है उसमें, या फिर उसमें भारत का चीन से युद्ध करवाना है। मतलब एक्चुअली इसको ऐसे बोलता हूं मैं कि भारत को, चीन को अमेरिका से युद्ध लड़ना है। वो युद्ध लड़ने के लिए वो चाहता है भारत की जमीन इस्तेमाल कर लूं, भारत की सेना इस्तेमाल कर लूं। मतलब जमीन भी भारत की हो, सेना भी भारत की हो, मैं केवल हथियार दे दूंगा। तो चीन तबाह हो जाएगा, भारत तबाह हो जाएगा, मेरे का क्या गया? हाँ, दोनों लड़ लो। और जब भारत की हालत खराब होगी ऐसे टाइम पे, तो उस समय जो अमेरिका है वो अपनी सेना उतार के भारत को बचाने के लिए वो भारत को टेक ओवर करेगा। और वो जब टेक ओवर कर लिया, जैसे इराक को किया, ऐसे जब वो टेक ओवर करेगा तो उसके बाद में वो मुस्लिम, हिंदू, वो सबको कन्वर्ट कर देगा अगले 10-20 साल में। वो कोई टेंशन नहीं है। मतलब जैसे इराक में जब सेना उतरी थी अमेरिका की 2004, 2003, तभी वहाँ पे ईसाइयत थी 4% इराक में, ठीक है, और आज है 17%। मतलब इराक जैसे हार्डलाइन कंट्री जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, वहाँ पे उसने कन्वर्शन कर दिया, 13% पॉपुलेशन कन्वर्ट कर दी 10 साल में। अगले 10 साल में वो 25% कर देगा। सही बात है। तो अमेरिका की 2 पॉलिसी होती है। अमेरिका किस पॉलिसी पे काम करता है, उसका ये पॉलिसी हमेशा से रहा है कि वो 2 तरीके का इस्तेमाल करता है। पहला इस्तेमाल क्या करता है, जो कंट्री रहेगी उसके अंदर जो 2 रिलीजन है, कोई भी 2, मतलब तो सबसे ज्यादा वाला और एक उससे नीचे वाला, वो दोनों को आपस में लड़ाना पड़ता है उसको। मतलब हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर वो लड़ेंगे तो उससे जो केओस होगा, जो झमेला खड़ा होगा, वो उसे वहां उतरने की जमीन दे देता है। और एक और लाभ होता है उसको, ये कहता है कि मान लो आपका शर्ट व्हाइट है और मेरा शर्ट ग्रे है, तो मेरा शर्ट में कालापन है, मतलब मेरे में व्हाइटनेस नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, मेरा ग्रे है तो मैं एक डार्क ब्लैक का शर्ट लाके सामने रखूंगा, तो डार्क ब्लैक के सामने मेरा व्हाइट हो गया। तो अब किसी को, अब व्हाइट वाले को पूछेंगे भाई दोनों में से तेरे को कौन सा लेना है, तो वो बोलेगा भाई ये तो डार्क लेके मैं ग्रे ले लूंगा। तो मतलब मिशनरीज जो है ना, हिंदुओं के अंदर ये भाव डालना चाहती है कि तुम्हारा एनिमी है ना वो इस्लाम है। वो ये भाव भारत के हिंदुओं में नहीं डालना चाहती, वो पूरी दुनिया के लोगों में डाल रही है। वो उसका पॉलिसी 50 साल पुराना है। तो वो उसके कारण क्या होता है कि हिंदू जो है ना वो मिशनरीज को एक्सेप्ट करते हैं। आपने देखा होगा जैसे क्रिसमस आएगा तो लोग इसको उत्साह से मनाने लग गए हिंदू लोग, ठीक है ना। हाँ, अब मतलब हर साल ऐसा लग रहा है जैसे देश, मतलब जैसे इंडिया वाले मिशनरीज को बड़ा, मतलब क्रिश्चियन धर्म को बड़ा अच्छा मानने लगे। मतलब वो स्वीकार्यता क्यों आ रही है, क्योंकि वो इस्लाम के जबरदस्त खिलाफ होते जा रहे हैं।
और दूसरी चीज क्या होती है, अमेरिका की पॉलिसी क्या रहती है कि उसका भी पूरा वर्ल्ड वाइड पॉलिसी है कि किसी कम्युनिटी के अंदर मुस्लिम संख्या को, मतलब जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी ने वायलेंस स्टार्ट कराओ, तो वायलेंस स्टार्ट कराने के लिए तो 10,000 की कम्युनिटी में अगर आपने 100 लोग वायलेंस छोड़ दिए, अपने लोग छोड़ दिए और बाद में उनको सिर्फ हथियार भेज दो, बाद में कोई अगर मुद्दा मीडिया से प्लांट कर दिया है जिससे तनाव फैलता हो तो बस वायलेंस स्टार्ट हो जाएगी। तो वो वायलेंस की चपेट में वो 10,000 के ऊपर आप सेना उतार सकते हो, क्या 10,000 को लड़ाई में झोंकवा सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं, रियल एग्जांपल, कि सिर्फ 10 लोगों ने प्लानिंग करी होगी, कितने, मतलब और भी ज्यादा जाए, चलो केस के एविडेंस पे भी आए तो 50 लोगों की प्लानिंग थी, 50 गोधरा का डब्बा जलाना है, और वो 50 लोगों ने पूरा गुजरात जला दिया। बिल्कुल। 5,000 उन्होंने मुस्लिमों को भी मरवा दिया, और आज तक जल रहा है, देश जला दिया। तो वो 50 ने किया केवल। इस बात को समझना जरूरी है, मतलब 50 में कितनी ताकत होती है। मतलब मैंने क्या बोला था, वायलेंस जो है ना वो संक्रामक है। आपको किसी कम्युनिटी को अगर बड़े पैमाने पे उनको काटना है, उनको दंगे में झोंकना है, उनको युद्ध में फंसाना है, गृह युद्ध में फंसाना है, तो आप उस कम्युनिटी में केवल 1% लोगों को वायलेंट कर दो तो वो सामने वाली कम्युनिटी से वो पूरी कम्युनिटी टकरा जाएगी। इधर से ये काम संघ के नेता करते रहते हैं। वो कैसे करते हैं, भारत में जितने हैं सब हिंदू हैं, सबको हिंदू होना पड़ेगा। भाई देखो वही वाली बात है, जैसे इस्लामिस्ट आके बोलता है ना, भाई तू इस्लाम में नहीं मानता तू काफिर है, तू दोजख में जाएगा, वरना तू रसूल पे ही मान लिया। वो की वो हार्डलाइनर, वो की वो चीज, वो उधर से बोलेंगे भाई तू भारत में रहता है तो तू हिंदू है, वरना तू भारत में क्या कर रहा है, तू पाकिस्तान गया। बात समझे आप मेरी। तो सही बात। ये चीजें क्या करती है, 1% उधर से, तो उधर से ये काम जैसा बीजेपी कर रही है, तो इधर भी कौन लोग चाहिए, इधर भी ओवैसी चाहिएगा, इधर भी वो ओवैसी चाहिए, आजम खान चाहिए। तो ऐसे करके नीचे की कम्युनिटी में भी मौलवियों से को भी अलाइन करना पड़ेगा जो टाइम के ऊपर कम्युनिटी को भड़का सके। कुछ मतलब ऐसे हार्डलाइनर फिरका फरक चाहिए, जाकिर नाइक भी चाहिए, और ऐसे करके आपको निचले लेवल पे के ऊपर इन्फिल्ट्रेटर भी चाहिए, ताकि वो पूरा वो तनाव का सामान बने। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से मैटर है। तो इसके लिए मेरी उसमें प्रपोजल रहती है कि जो इन्फिल्ट्रेटर है उनको सबको खदेड़ो। कोई तो भारत का नहीं है ना, और तेरे पे दमन नहीं हो रहा है ना, कोई तू कहीं पे भी जा, तू यहाँ मत आ, क्योंकि तेरे पल्ले कुछ नहीं है, तेरे पल्ले अपराध है, तो क्राइम ही करना है तेने यार। और तेरे क्राइम से मतलब देखो, ये क्राइम यहाँ पे कोई और करेगा तो कम्युनिटी में वो पॉलिटिकली मुद्दा बन के माहौल को खत्म नहीं करेगा। अगर उसकी दंगा भी कर रहा है या बिहार उसके, भाई बिहार में अगर बिहारी करेगा दंगा, क्राइम, मर्डर, तो हेलो, हाँ जी, तो उससे वो पॉइंट नहीं बन रहा। लेकिन अहमदाबाद में 50 बिहारियों का गुट अगर वायलेंस कर देगा ना, तो पूरे अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में बिहारियों को मार खानी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज निकल के आती है। तो तुम क्यों कर रहे हो यहाँ से। तो मेरा पॉइंट क्या है, ये बहुत सारे अपराध जो ये करते हैं ना इन्फिल्ट्रेटर, वो मुस्लिम कर रहे हैं बोल के रिपोर्ट होते हैं। अब समझे, बाइक तैयार होता है, एक मुद्दा बनता है, इसको वायरल किया जाता है। हाँ, ये देखो इन्होंने ये कर दिया, देखो ये कर रहे हैं,
और अभी मैं एग्जांपल दूं, डॉक्टर नारंग था ना, जिसकी पीट की हत्या हुई थी। हाँ 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 हाँ। उसकी हत्या करने वाले बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर थे। लेकिन कहीं पे आया क्या कि वो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर थे? वो तो आया इंडियन मुस्लिम है। अरे भाई, इंडियन मुस्लिम जितने हैं उनके पास तो रोजगार है, वो तो काम कर रहे हैं ना। और उनमें जो क्रिमिनल है तो वो तो सभी कम्युनिटी में है। हाँ, वो एवरेज सबकी ज्यादा फर्क नहीं है कि हाँ, पर आप 2 करोड़ लोगों को यहाँ घुसा के बैठ गए, जो कि यहाँ पे उनके पास एक ही काम है कि क्रिमिनल क्राइम करना है। वो पॉइंट है। लेकिन सर इसमें मेरी एक और बात समझ में आ रही है। हाँ, कि पूरी बातों का निचोड़ में एक चीज निकल रहा है कि देश के लिए तो लेकिन मेरा कोई कुछ कर रहा है। मैं उसका कर रहे हैं ना, मैं बताता हूँ। इसका सोल्यूशन है सीधा जूरी सिस्टम और राइट टू रिकॉल। ये अगर वो आएंगे नहीं, लेकिन इसका प्रचलन जैसे मैं बताऊँ आपको, मैंने पहली बार आपसे सुना है, आखिरी बार भी आप ही से सुना है। तो भाई वो और कोई कर ही नहीं रहा है इनका प्रचार, तो क्या होगा? हम ही कर रहे हैं। नहीं तो इतनी अच्छी चीज है, मैं बताऊँ आपको, मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। यही वजह है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने अपने कई दोस्तों को कहा है कि आपको फॉलो करें, आपकी पोस्ट को पढ़ें, और मैंने तो सी फर्स्ट में लगा रखा है। आपको भी पोस्ट करोगे तो मैं पहले देखना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं वाकई में प्रभावित हूँ इस चीज से, आपकी कई पोस्ट पढ़ के। देखो मैं तो ये अच्छी चीजें प्रचलित क्यों नहीं? देखो इसको कैसे बढ़ा मैं बताता हूँ। उसका रीजन है, मैं ये कानूनों का प्रचार कर रहा हूँ 4 साल से, 4.5 साल पकड़ लो, ठीक है। और 5 साल पहले से मैं ये कानूनों से परिचित था, पर मेरे को आप एक तरह से मान लो एक पॉइंट तक मोदी पे एक भरोसा था, ये पीएम बनेगा तो ये क्या करेगा एक बार देखेंगे। मतलब तब तक अभी मेरे को ठहरना चाहिए, ठीक है। तो मैं कुछ 6 महीना मैंने कहा इसको पीएम बनने ही वाला है तो मोदी पीएम बना। पीएम बनने के 15 दिन के अंदर मैं समझ गया कि वेस्ट हो गया और अपना टाइम, ये तब 2 कौड़ी का आदमी है। और मतलब क्या होता है, देखो पीएम चीज अलग होती है, पीएम चीज अलग होती है। तो पीएम बनने के बाद में आदमी क्या पॉलिसी लेता है वो अलग चीज होती है ना। तो जैसे वाजपेयी की बात करूं तो वाजपेयी ने ही बाबरी मस्जिद को पूरा ढहाने के लिए वहां पे भाषण दिया था एक दिन पहले कि भाई वहां पे भजन करेंगे, नुकीले पत्थर निकले हैं, समतल करनी पड़ेगी। पर पीएम बनने के बाद में वो गोदरा के मुद्दे पे मोदी के खिलाफ हो गया। हाँ बिल्कुल खिलाफ हो गया, सही बात है। तो मतलब ये क्या था, ये था कि कोई पावर नहीं थी, तो वो अलग स्टैंड था। पावर आने के बाद में थोड़ा सा वो वाजपेयी जो है वो इसमें लाइन पकड़ अलग कर ली। तो मैंने कहा ठीक है, इसको एक बार पीएम बनने दो, देखते हैं। तो मेरे को थोड़ा बहुत भरोसा भी था मोदी पे कि भाई ये कुछ अच्छा काम कर देगा, ठीक है। तो उसमें 15 दिन में मेरा वो पूरा टूट गया और 15 दिन बाद में मैंने इसके खिलाफ हो गया। अब तब से 4.5 साल हो गए मेरे को, 4 साल हो गए। मैं केवल ये कानूनों का प्रचार ही करता हूँ और नागरिकों को जानकारी देता हूँ कि भाई ये कानून लाए बिना कोई इलाज नहीं है तुम्हारा। सब मुर्गों की तरह कटेंगे हम, हिंदू मुस्लिम की है, दुश्मन मिशनरीज है और हमको देश बर्बाद हो जाएगा। अब पूरा उसका वो खत्म हो जाएगा कंट्री। और आपको मुझ पे मेरे को आप पे हमला करना पड़ेगा, वो हालत हो जाएगी। बचने का कोई तरीका नहीं रहेगा। भाई देखो अल्टीमेटली तो क्या होता है इसमें, क्या है एक मैटर क्या होता है, जब भी आपत्ति काल आएगा ना तो आप कितना भी वो करो, आपको अपनी कम्युनिटी के साथ तो रहना ही पड़ेगा ना। अरे मैंने ये आपकी बात तो मैं सोच लिया। मैं बताऊँ आपको, क्या अगर समझो 100 लोग वायलेंट हो गए हैं, 10,000 लोग हैं, उसमें से 100 लोग वायलेंट हो गए और समझो कि गृह युद्ध, मतलब गृह युद्ध नहीं, ये समझ लो सिटी युद्ध हो रहा है, मोहल्ले में युद्ध हो रहा है, तो मैं कैसे जाके लोगों को बताऊंगा कि मैं इन 100 में से नहीं हूँ? मुझे लड़ना ही पड़ेगा उनसे। आपको लड़ना ही पड़ेगा और आपको अपनी कम्युनिटी के साथ ही रहना पड़ेगा उस समय। लड़ना ही बिल्कुल, मेरा पार्टनर है, मेरा दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे लड़ना पड़ेगा उससे। नहीं, वो मुद्दा नहीं है। पार्टनर दोस्त की बात दूर है,
उस समय आपकी बीवी, आपके माता पिता, आपके भाई बहन तो इस कम्युनिटी की तरफ है ना। बिल्कुल, उनको आपको तो बचाना ही है। बचाने का एक रास्ता है लो। और सामने वाली कम्युनिटी आपकी फैमिली के खिलाफ है। बिल्कुल, तो आपको इस कम्युनिटी की तरफ ही देना है। तो मैं ये ना चाहते हुए हथियार उठाने पड़ेंगे इंसान को। हाँ, मतलब आपकी सौजन्यता या सज्जनता जो है ना, वो किसी नहीं रह सकती है। सही बात, सिचुएशन ही खड़ी हो जाएगी। उस सिचुएशन में सबको एक दूसरे के खिलाफ होना पड़ेगा। पड़ोसी को मारेगा, वो हालत आने वाली है। तो अब एक मिनट होल्ड करना। अब मेरा इसमें क्या है कि एक ही इलाज है, वो है जूरी सिस्टम और दूसरा है राइट टू रिकॉल। ये दोनों आते हैं। अगर जूरी क्या करेगी, जूरी ये ताकत फैसला करने की ये पकड़ा देती है पब्लिक को। अब यहाँ पे क्या आर्गुमेंट आता है कि जूरी आने से कैसे ठीक हो जाएगा। तो मेरा क्या मानना है कि सभी प्रकार के तनाव और वायलेंस है ना, इससे फायदा होता है 2% भी ज्यादा मिल गया। फायदा होता है कुछ 0.1% को। कैसे मैं बताता हूँ। संघ जो है, संघ के कार्यकर्ताओं की संख्या है 60 लाख। ठीक है। वीएचपी के 20-25 लाख है। हार्डलाइनर्स की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे करके करोड़ से ज्यादा नहीं है। पर देश की आबादी तो 100 करोड़ है। और ये जो अब ये 1 करोड़ में से भी ज्यादातर कार्यकर्ता है ना, वो कमिटेड है। और जिनको मैं खुराफाती कहता हूँ ना, उनकी संख्या है कुछ 5-10 लाख, 10 लाख। सही बात है। बाकी जो सपोर्टर दिख रहे हैं ना, वो सिर्फ उनके साथ में खड़े हैं, उनको कोई लाभ आनी नहीं है। वो तो पोस्ट नहीं लिखते, वो तो शेयर कर देते हैं। वो हवा के साथ बह गए सब। ऐसे के ऐसे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके अंदर भी जो हार्डलाइनर है, उनके अंदर भी वही स्थिति है। 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 40-50 लाख वहां पे भी है। बाकी रेस्ट ऑफ द जो सिटीजन है ना हमारे देश के, आपके जैसे, मेरे जैसे, वो लोगों को जिंदगी चलती है रोजगार से। और ऐसे सारे तनाव रोजगार रोकते हैं। तो वो लोग का क्या रहता है, अरे यार ये क्या लफड़ा है, इंटरनेट जाम हो गया, वहां पे 2 हिंदू मुस्लिम के गुट भिड़ गए, साला मेरा नुकसान हो जाएगा। फिर साला वहां पे वो हिंदू मुस्लिम के वो ताजिए के चक्कर में लड़ पड़े और ये कर्फ्यू लग गया, आज दुकान बंद है, मेरे आज मीटिंग थी, मैं नहीं जा पा रहा। तो उनको मतलब हो जाता है, उनको ये मटेरियल लॉस होता है। तो जब पॉइंटलेस ऐसा बार बार दंगा पंगा होता है ना, तो मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी पसंद नहीं करता। तो जूरी सिस्टम आने से क्या होगा, कम्युनिटी जो होती है ना, वो कम्युनिटी कैसी भी कम्युनिटी हो, वो कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी में दंगाइयों को नहीं पनपने देती है, चाहे वो हिंदू दंगाई हो चाहे मुस्लिम दंगाई हो। उनको ये पता है कि भाई रेप करने वाला जो होता है ना, उसको रेप करना है, तो वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, रेपिस्ट तो रेपिस्ट है, वो तो कर ही देना है। तो वो जूरी सिस्टम में जो जूरी होगी, वो जूरी दंगाइयों को और इस टाइप की हरकतों को वो 6 महीने में पूरी कंट्री से कंट्रोल कर देगी। दूसरा राइट टू रिकॉल प्रोसीजर है, ये लो अगर आते हैं, इसके अलावा आपको पूरी दुनिया का एडमिनिस्ट्रेशन देख लो, आपको कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता, मिलेगा ही नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। आप बीजेपी को चुन लो चाहे कांग्रेस को चुन लो, मैं